नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का एक पार्ट बन चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के आप उस पार्ट को देख सकते हैं। और ये इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का 2nd पार्ट है और ये हम पढ़ेंगे बुनकर कौन थे। यहाँ से इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का जो काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले और केकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है। यानी उस समय की बात है कि कौन कौन से क्षेत्र थे जो उस यानी कि बुनकर होने के लिए, बुनकर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये उस समय के कुछ विकसित नगर थे और कुछ समुदाय थे, यानी इस समुदाय के लोग बुनकर के जो कला थी उसके लिए प्रसिद्ध थे। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि चित्र नंबर 9 बंगाल का एक तांती बुनकर यानी कि तांती समुदाय है और बेल्जियम चित्रकार सॉल्वेंस द्वारा बनाया गया उसका चित्र है। यानी कि उस समय के तांती बुनकर का बनाया हुआ एक चित्र है, किसी चित्रकार के द्वारा उसका चित्र बनाया गया। फिर देखिए, सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम महिलाओं के जिम्मे होता था। चरखा व तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। तो जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय का बुनाई का काम पुरुष ही करते थे, यानी कातना महिलाओं को और बुनना का काम जो है वो पुरुषों को दिया जाता था। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों की चीपीदर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। यानी फिर छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए किन कारीगरों की ज़रूरत होती थी? चीपीगर। ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन किस प्रकार से हुआ, यानी भारतीय कपड़े में गिरावट किस प्रकार से आई? तो देखिए, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग की विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों में कई तरह से असर पड़े। यानी पहले भारतीय कपड़े की मांग थी, लेकिन ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में अंग्रेज़ों के द्वारा इस यानी कि अपने यहाँ पर डिज़ाइनदार कपड़े बनाए जाने लगे और उसमें कई प्रकार के रंग रोगन का भी प्रयोग किया गया, यानी कलर का प्रयोग किया गया। अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए गए तो भारतीय कपड़े की मांग जो थी वो कम हो गई। फिर भी इसमें कुछ देखते हैं। भारतीय कपड़ा यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों की मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। यानी सरकार ने यह भी कह दिया था कि जो कपड़ा भारत से यहाँ आएगा उस पर टैक्स लिया जाएगा, इसलिए इसकी मांग कम हो गई थी। भारी कर के कारण भी इसकी मांग कम हो गई। फिर इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया। यानी कि इंग्लैंड में जब कपड़े बनने लगे तो ये भारतीय कपड़ों की मांग बिल्कुल ही कम हो गई, यानी बंद ही हो गए पूरी तरह से। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर क्या हो गए? बेरोज़गार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, क्योंकि बंगाल से ज़्यादातर सूती वस्त्र मिल थी और वहाँ से कपड़े का निर्यात सर्वाधिक किया जाता था दूसरी कंट्रियों को। फिर देखिए कि ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए, यानी कि उन्होंने कपड़ा खरीदना ही बंद कर दिया। और एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। यानी कि जब कपड़े दूसरी कंट्रियों में बनने लगे तो यहाँ पर कपड़ों की मांग कम हो गई, और जब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई मांग तो यहाँ के लोग बेरोज़गार हो गए। अब देखिए, औरांग क्या होता है? फ़ारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। यानी गोदाम जो होते थे उनके लिए फ़ारसी में एक शब्द यूज़ किया गया, औरांग। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था। वर्कशॉप के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता था। देखिए, हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें ये कहा गया था, यानी कि भारत की कंपनी, भारत के जो लोग थे, बुनकर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कंपनी को, यानी कि अंग्रेज़ों को, जिसमें ये लिखा कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हमारी जो ये बेरोज़गारी उसको कम ना किया गया। यानी सूती वस्त्र कपड़े की जो कार्य था वो अगर इसी प्रकार से बंद हो गया बिल्कुल ही तो वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो उसमें लिखा, हमारे पुरखे और हम लोगों की कंपनी से पेशगी मिलती थी
यानी कि सारा कार्य कंपनी के द्वारा ही करवाया जाता था, जैसे जैसे कंपनी कहती थी लेकिन वैसा ही कार्य होता था, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर और अपने अपने परिवारों को पेट पालते थे। यानी कंपनी कपड़ा बुनने के लिए कहती थी और इसी से उनका गुजारा होता था। तो हमारी बदनसीबी है कि हम औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी गोदाम ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं, कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। और अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता, हमें ऑर्डर नहीं देता, तो हम भूखे मर जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने लिखी। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए। फिर देखिए एक और कथन है, 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के भेजे गए पत्र में अपनी दुर्दशा का बयान इस तरह से किया। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ ये लिख रही हूँ। यानी एक महिला के द्वारा लिखा गया है। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियां हैं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे ज़िंदा रखने का एक रास्ता दिखाया। क्या कार्य था? बुनकर का या कताई का कार्य था, क्योंकि महिलाओं को कताई का कार्य दिया जाता था, पुरुषों को बुनने का कार्य दिया जाता था। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते थे और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीदते थे। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी, यानी कीमत। और इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए और इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गई, यानी एक एक करके सभी की शादी हो गई। हम 3 साल में हम दोनों औरतें, मेरी सास, मैं दाने दाने को तरस रहे हैं। हम सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते, क्योंकि अब बिल्कुल ही कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया था। अगर मैं बाज़ार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिल पाता। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ के सूत, यहाँ के कपड़े की मांग कम हो गई, क्योंकि जब फॉरेन कंट्रियों में, दूसरे देशों में कपड़ा बनने लगा तो सूत बनने लगा, तो यहाँ बिल्कुल ही कम हो गई। बुनकर वहीं सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, यह गलकर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। तो ये कुछ उसकी द्वारा लिखी गई आप बीती है। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे, यानी कि बुरे दिन तो अभी और आने वाले थे। 1830 के आते आते भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूते कपड़े से पट गए। और दरअसल 1880 की स्थिति ऐसी हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था वहाँ से कपड़े भारत आने लगे, तो भारत के कपड़े तो बिल्कुल ही बंद हो गए और वहाँ से बने हुए कपड़े यहाँ प्रचलित होने लगे। अब वहाँ से कपड़ा मंगवाना और उस पर काफ़ी टैक्स लगता था, भारी कीमत में वो बेचते थे, और फिर यहाँ ला करके यहाँ कपड़े को बेचना, तो यानी कि बहुत ही कठिन कार्य था और इसमें बहुत कम आमदनी होती थी। फिर देखिए कि इसमें न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब होती गई। तो ऐसा तो होगा भी, जब यहाँ का व्यापार दूसरे देश में जाकर बनेगा, यानी कि वहाँ चलेगा, तो यहाँ के लोग फिर क्या करेंगे। लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, बेरोजगार हो गई। भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। कपड़ों की कुछ किस्में जो थी मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी और परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। यानी कुछ कार्य मशीनों पर नहीं हो सकता था, वो केवल आम इंसान, महिलाएं ही कर सकती थी। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। यानी इस प्रकार से बने, जैसे चुन्नी हुई और साड़ी हुई, इस प्रकार से बने हुए जो वस्त्र थे, इनकी जो मांग थी वो बड़े लोगों में काफ़ी थी। फिर देखिए, न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में ये बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। यानी कि ये जो कपड़ा था ये ब्रिटेन में नहीं बनता था। फिर देखिए, गतिविधि अर्जी भेजने वालों ने अपनी भूखमरी की किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है, तो अंग्रेज़ों को ही बताया है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया। फिर देखिए, पश्चिमी भारत में शोलापुर, दक्षिणी भारत में मदुरा,
का जिक्र चुना होगा यानी कि सुना होगा। और यह शहर जो थे 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। 19वीं शताब्दी आई तो ये दो नए नगर विकसित हुए यानी कि सूती वस्त्र केंद्र के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों का आह्वान किया कपड़े का बहिष्कार करें, यानी जो दूसरे देश से बने हुए कपड़े हैं उनको त्याग दिया जाए। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और कहा कि यहाँ पर ही कपड़े को बनाया जाए, हाथ से बने कपड़े को, यानी सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इसलिए उसको क्या नाम दिया? खादी नाम दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। खादी वस्त्र का उपयोग किया जाए और ये परंपरा चलती रही। चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। किसे? चरखे को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद देखिए कुछ और है इसमें। बहुत से देश बाहर अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिली, यानी कि व्यवस्था थोड़ी थोड़ी बदलती गई। फिर देखिए सूती कपड़े मिल बनने लगी, यानी जब सूती कपड़ा भारत में प्रगति पर था तो कुछ मिलों का भी निर्माण हुआ। पहली जो मिल थी 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन में होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी से काफ़ी नज़दीक था जहाँ कपास की खेती होती थी। यानी कपास की खेती दूसरे देशों में होती थी, वहाँ से सूत यहाँ मंगवाया जाता था। यहाँ बुनकर के द्वारा उसको एक नया डिज़ाइन दिया जाता था, फिर कपड़े बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से कार्य चलता था और उसके बाद उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगे। तो ये देखिए एक चित्र में आप देख सकते हैं, ये सूती वस्त्र मिल का कारखाना है, उसका एक चित्र है। देखिए लिखा भी, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी और जबकि बुनकर पुरुष होते थे। बुनने वाले पुरुष, काटने वाली महिलाएं। प्रगलन एक भट्टी होती है जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें धातुओं को गलाया जाता है। फिर देखिए 1900 शताब्दी आते आते यानी 1900 सन आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिल चालू हो गई, यानी कि सबसे ज़्यादा कपड़ा मिल कहाँ लगी? बम्बई में। और बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, चीन के साथ व्यापार करते थे। दूसरे देशों से कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। कानपुर में भी एक कारखाना खुला। सूती कपड़ों की जो डिमांड थी बढ़ती गई, मज़दूरों की भी डिमांड बढ़ती गई। हज़ारों गरीब जो काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखाने थे वो काम करने के लिए शहरों की तरफ आने लगे। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रों में कमी आई और कुछ क्षेत्रों में वृद्धि भी हुई। तो प्रारंभिक कुछ दशकों में भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत भारी समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन बाद में सब कुछ यानी कि नॉर्मल हो गया, यानी कि साधारण सा आम बात हो गई थी। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही थी और प्रतिस्पर्धा खत्म हो सकती थी और नवजात उद्योगों को संरक्षण मिला, नए उद्योग बनने लगे। तो इस प्रकार से भारत में भी इस नई प्रगति का विकास हुआ, यानी कि वापस कपड़े की जो डिमांड थी, मांग थी, वो बढ़ने लगी। फिर देखिए नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। देखिए ये तलवार है टीपू सुल्तान की, आपने नाम सुना होगा। भारतीय इस्पात लोक कला धातु की कहानी टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान 1799 में मैसूर पर शासन किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है, यानी कि इंग्लैंड में है, वहाँ की संपत्ति है इम्पोर्टेंट। लेकिन आप जानते कि टीपू की जो तलवार थी इतनी खास क्यों थी? इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन की लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी, यानी कि ये इतनी तीखी थी कि लोहे का जो अंग्रेज़ों के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा कवच पहना जाता था उनको भी चीर सकती थी। तो ये किसके कारण था? ये कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, यानी इस तलवार में जो इसका उपयोग किया गया था उसका नाम था वुड्स स्टील, उस स्टील का यूज़ किया गया था। दक्षिण भारत में बनाया गया था। वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। बनावट लोहे के गड़े कार्बन के सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार ये थी। तो ये चीज़ है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने के लिए फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया।
कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन जो भट्टियाँ थी वुड स्टील किस तरह बनाया जाता है, यानी कि ये स्टील किस प्रकार से बनाया जाता, बाद में उससे किस प्रकार की यानी भट्टियों में गलाकर बनाया जाता, और बाद में उनसे क्या क्या आकार दिया जाता, जैसे तलवार का या भाले का या फिर किसी और चीज़ का आकार इनसे दिया जाता था। फिर देखिए उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक, तेलुगु शब्द हुक और तमिल व मलयालम शब्द उरुकु यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, यानी इनसे ही लिया हुआ रूप है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था, यानी भारत की हर चीज़ ने दूसरे देशों के लोगों को आकर्षित किया है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं को 4 साल तक अध्ययन किया, और दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। तो ये कुछ यानी कि कुछ चीज़ें पहले विकसित हुई, बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गई, बाद में फिर उसका विकास होने लगा। तो इस प्रकार से ही कार्य चलता रहा। गांवों की उजड़ी भट्टियाँ, धोकनी क्या होती है, हवा फेंकने का यंत्र। तो देखिए इसमें ये गांवों का एक दृश्य है, गांवों की उजड़ी हुई दशा, गांवों का दृश्य है। यानी लोहे के परिशोधन के बेहतर तकनीक जरूरी थी। 19वीं सदी के अंत में लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी, और इसमें यही बताया गया है कि ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। भट्टियाँ किस प्रकार से बनी होती थी, प्रगलन का जो काम था यानी पिघलाने का जो काम था पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी, यानी हवा का कार्य करती थी, यानी कि हवा के जरिए उस चीज़ को, आग को और तेज़ गति दी जाती थी, और वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए, अब देखिए चित्र में, अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। तो इसमें अभी होगा, कहा गया दहकाने के लिए हवा देती थी, बस। तो यही है इसके अंदर। इस चित्र में देख लीजिए, ये दूसरा चित्र है, गांव की एक दशा है। 19वीं सदी के आखिर में बार बार अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो गए थे, यानी भारत की स्थिति है। देखिए 19वीं शताब्दी जब आई, अकाल पड़ा, तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बहुत सारे अग्रखिया जो कारीगर थे वो काम करना बंद कर दिया, गांव छोड़ दिए गए, रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए, और बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ नहीं चलाई, यानी कब जब कार्य ही बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो ये यहाँ से था, धोकनी फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा, हर चीज़ का जो कार्य था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और उसके बाद देखिए, जब सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, लोहा बनाने वाले कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती, तो यानी हर चीज़ का विनाश होने लगा। सरकार ने जंगलों की आवाजाही की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगलनों ने अपनी भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे। यानी जब सरकार ने अनुमति नहीं दी तो उन्होंने भट्टियाँ बंद कर दी, लेकिन जब अनुमति दी तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में लोहे इस्पात का आयात होने लगा। 19वीं शताब्दी आई, फिर से लोहे की भट्टियाँ यानी लोहे और इस्पात की भट्टियाँ बनने लगी, और जो भारतीय लुहार थे बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करने लगे। और उसके बाद इसकी वजह से स्थानीय जो प्रगलन द्वारा बनाए गए लोहे की मांग थी कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय कहाँ से हुआ, और इसके बाद फिर ये देखिए चैप्टर यहाँ तक है, तो इसको पढ़ लेते हैं अपने, थोड़ा सा रहा है। 1904 की बात है, अमेरिकी वैज्ञानिक वेल्ड और जमशेदजी टाटा के मध्य बड़े जो बेटे थे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ के लौह ऐसे भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। भारत में संयंत्र लगाने के लिए कई भंडारों की उन्होंने कई खोज की और कई पैसा भी खर्च किया। जमशेद टाटा भारत में बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, और एक दिन कई घंटे तक जंगल तक खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में पहुंचे। देखा कि कुछ स्त्रियां पुरुष टोकरियों में भरकर लोहे से ले जा रहे थे। ये अग्रकिया समुदाय के लोग थे। उन्होंने पूछा ये ऐसा कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा कि दूर स्थित एक पहाड़ी पर उंगली करते हुए कहा कि वहाँ से। वेल्ड और दोराबजी जो थे घने जंगलों से होते काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें
जिस चीज़ की तलाश थी वो उन्हें मिल गई। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। कौन सी पहाड़ियाँ? रजहारा। लेकिन एक परेशानी थी, ये इलाका बहुत सूखा था, कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं भी पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना चलाने के लिए सबसे ज़रूरी जो था वो पानी ही था। अगरखिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां बाद में भिलाई स्टील संयंत्र की अयस्क की आपूर्ति की गई। यानी एक उनके द्वारा, समुदाय के द्वारा एक और केंद्र ढूंढा गया जिसे भिलाई नाम दिया गया, भिलाई स्टील संयंत्र। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करने के बाद फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई और इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। और यहाँ पर लौह अयस्क भंडारों के लिए काफ़ी पानी की मात्रा भी, बाद में इसको टिस्को नाम दिया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, जो 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। तो ये इसके बाद ये देखिए, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इस नदी के किनारे इस कंपनी को लगाया गया। टिस्को कंपनी की शुरुआत हुई थी जमशेदपुर टाटा के नाम से, यानी टिस्को कंपनी है ये, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन सी नदी के किनारे? सुवर्ण रेखा नदी। और उसके बाद आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार, तो देखिए टिस्को की स्थापना बहुत समय पहले हुई थी। 19वीं शताब्दी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से स्टील का आयात कर रहा था और काफ़ी लंबे समय तक वो, यानी भारतीय रेलवे ने जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात निर्माण समय, यानी अंग्रेज ये मानते नहीं थे कि यहाँ पर भी लौह इस्पात के भंडार हैं। और टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन से बनने वाले इस्पात को यूरोप ने युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया। भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की भारी मात्रा में कमी आई। रेल की पटरियों के लिए टिस्को पर आश्रित हो गया। भारतीय जो रेलवे है, यानी लौह अयस्क, जो रेलवे की पटरियाँ बनती है वो इसी से बनती है, लौह अयस्क से। युद्ध इतना लंबा खींचा गया कि टिस्को को युद्ध करने के लिए गोलों के खोल, रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया गया। 1919 तक ये स्थिति थी। टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को सरकार ही खरीद लेती थी। समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया था, यानी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का, अंग्रेज़ों का। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को ने अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आयात बढ़ा दिया और विस्तार का काम युद्ध के बाद चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए गए। जमशेदपुर 1919, ये देखिए, ये है कारखाना और वहाँ के मजदूर जो लोहा इस्पात बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ और ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान सामने आए और इस तरह से औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और शासन के आखिरी दशकों में इनमें बहुत सारी मांगें माननी पड़ी, यानी कि इस तरह से लोहा और इस्पात उद्योग का कार्य विकसित हुआ। और ये है जापान में उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो ये हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें एक दो पॉइंट है। जैसे 19वीं सदी में जापान में औद्योगिकरण का विकास हुआ। 1868 में जापान की सत्ता का राजवंश मानने वाला था। जापान पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते अपनाने लगा। यानी टोटल बात ये है कि जापान में औद्योगिकरण का विकास, उद्योगों का विकास कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो ये चीज़ है। 1868 के अंत तक इसका जो विकास हुआ था। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। यानी इसमें टोटल बात ये बताई गई कि जो जितने भी पहले हमारे देश में जितने भी पहले, यानी कि जैसे सूती कपड़ा, वस्त्र मिल थी, यानी कि उद्योग थे, जितने भी उद्योग धंधे थे और स्टार्टिंग में काफ़ी विकसित थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें कमी आने लगी अंग्रेज़ों के कारण, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने ही देश में उन उद्योगों को विकसित किया था और बाद में धीरे धीरे वापस वो उद्योग विकसित होने लगे। यानी स्टार्टिंग में थे, बाद में कम हो गए, बाद में फिर से उन उद्योगों का विकास होने लगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन और इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए, यानी इसी वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।